नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। पाकिस्तान में भारी उथल पुथल के बीच ऐसा कौन सा सिग्नल मिला है कि कहा जा रहा है कि 30 दिन के भीतर पाकिस्तान को नया निजाम मिलने वाला है। ये बताऊंगा मैं आपको, और क्लियर कट की दूसरी स्टोरी में यह भी बताऊंगा कि कहां SIR की मुहिम ने घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बंधवा दिया। लेकिन उसके पहले अभी का बिग अपडेट। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। BLO फोरम के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और हालात इस कदर बिगड़े कि BLO को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि SIR की डेडलाइन को 2 महीने और बढ़ा दी जाए और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले BLO के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। बीजेपी ने कहा कि BLO नहीं बल्कि TMC के कैडर का प्रदर्शन है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। NIA ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के 10 जगहों पर छापेमारी की है और पुलवामा में आतंकी डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के घर और शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर रेड डाली गई। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पहुंचकर NIA ने शाहीन के पिता और भाई से करीब 7 घंटे पूछताछ की। बिहार में बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। विधानसभा के नजदीक सचिवालय रोड से अतिक्रमण को हटाया गया। गांधी मैदान, डाक बंगला चौराहा, पटना जंक्शन समेत सभी मुख्य सड़कों से भी अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सांसें लोगों की फूल रही है और प्रदूषण का लेवल इस कदर पहुंच चुका है कि दिल्ली से पहले मुंबई में ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। मुंबई में कई जगहों पर एयर क्वालिटी बेहद खराब पाई गई है। इसमें मझगांव, देवनार, मलाड, बोरीवली, ईस्ट पवई और मुलुंड जैसे इलाके शामिल हैं। देश के महानगरों के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 भारत के हैं। यूपी के बिजनौर में जंगल सफारी के दौरान टूरिस्टों से भरी जिप्सी पर हाथी ने अटैक कर दिया। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में अचानक जिप्सी के पीछे टस्कर हाथी दौड़ पड़ा। ड्राइवर ने किसी तरीके से 6 लोगों की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल पुराना पुल भरभरा कर गिर पड़ा। पुल के नीचे से गुजर रही 2 बाइक इसकी चपेट में आ गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुल के नीचे मरम्मत का काम चल रहा था, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। पुल को ढहते देखकर उन्होंने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि मजदूर समय रहते वहां से निकल गए, वरना और भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी या लोग जख्मी हो सकते थे। मध्य प्रदेश के धार में किसानों का हल्ला बोल। MSP कर्ज माफी की मांग को लेकर मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया उन्होंने। हजारों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन किया। MSP के साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार को दाल, कपास और प्याज के इंपोर्ट पर बैन लगाने की भी सरकार से अपील की। अमेरिका के इंडियाना में बर्फीले तूफान के चलते बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर है। गाड़ियों के टकराने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बर्फीले तूफान की वजह से इमरजेंसी को छोड़कर लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी जारी की गई है। दिसंबर आते ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जोजिला दर्रे पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहां लेक में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में लद्दाख के साथ ही जम्मू कश्मीर की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी बढ़ेगी। संत प्रेमानंद महाराज ने गोवर्धन में गिरिराज महाराज की लगभग 7 किलोमीटर की पैदल सप्तकोशीय परिक्रमा पूरी की। सुबह 8 बजे संत प्रेमानंद वृंदावन के छटीकरा गांव या छटीकरा मार्ग से होते हुए राधाकुंड पहुंचे, जहां से सप्तकोशीय परिक्रमा की शुरुआत की। परिक्रमा के दौरान पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में उनके भक्त भी चल रहे थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी डॉक्टरों की उसी चैम्बर में उन्हें पीट दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर पर महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ और उसे परेशान करने का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी के रिश्तेदारों ने नगर निगम के अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों को कई थप्पड़ जड़े।
तो पाकिस्तान को वजूद में लाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि नाकामी ऐसा शब्द है जो उनकी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिन्ना का बनाया मुल्क पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक नाकाम मुल्क बनकर रह गया है, जिसका वजूद किसी भी समय खतरे में पड़ सकता है। और ये बातें हवा हवाई नहीं है, पुख्ता प्रमाण है, तथ्य हैं। और सवाल ये कि पड़ोस के आतंकी मुल्क में अब क्या होने वाला है। क्या इमरान खान का सस्पेंस खत्म होगा? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पत्ता कटेगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर से बटेगा? अब जरा आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन चारों तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए कि आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान कैसे बर्बादी के कुएं के मुहाने पर पहुंच चुका है। इमरान खान को लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई खबर नहीं है। इमरान जिंदा है या मुर्दा कोई नहीं बता रहा। और दूसरी तरफ इमरान की गुमशुदगी के गुनहगार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को रास्ते से हटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। शरीफ खानदान मुनीर को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है और इसी से बौखलाए आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी कर ली है। वहीं बलूचिस्तान 24 घंटे में 7 बड़े धमाके हुए हैं वहां, जिससे कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। इन सब के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस्लामाबाद पर एक तरह से चीन के कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खुंजारेब पास की है। खुंजारेब पास वही जगह है जहां चीन का बनाया हुआ काराकोरम हाईवे गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिल होता है। चीन ने खुंजारेब पास पर अपना दावा करना शुरू कर दिया है और यहां चीन अपने झंडे लगाने लगा है। पाकिस्तानियों ने जब विरोध किया इसका तो दोनों तरफ से हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही और उसके बाद चीन के सैनिक पाकिस्तानियों को धमकी देकर लौट गए। लेकिन चीन के सैनिकों से मारपीट के बाद इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक सूख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का चूल्हा चीन की मिली खैरात से जलता है। शहबाज शरीफ को पता है कि अगर बात बीजिंग तक पहुंची तो पाकिस्तान के भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। वैसे पाकिस्तानी भूख से पहले बम बारूद से भी मर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 7 बड़े धमाके हुए हैं और एक धमाके में तो पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर एक सुसाइड अटैक भी हुआ। बिल्डिंग के मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि गेट टूट गया। इसके बाद 6 लड़ाके अंदर घुस आए, अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसके खौफ में पाकिस्तान की डरपोक फौज भाग खड़ी हुई। इस धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए ने बाकायदा अपने आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि खुद को बम से उड़ाने वाली महिला का नाम जरीना हफीक उर्फ तरंग माहो था। बलूचों ने क्वेटा से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान की फौज के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। वैसे तो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में ऐसे धमाके होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अचानक से बलूचों के बढ़ते हमलों के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की करतूतों को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। चंद हफ्ते पहले मुनीर ने बलूचों को खुली चुनौती दे दी थी कि और इस चुनौती के जरिए कैसे उन्होंने पाकिस्तान पे आफत बुला ली है। एक बार सुनिए जरा उस बयान को, फिर आगे की कहानी बताते हैं। तो दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों से कितनी नफरत करते हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में पैर रखने से भी डरती है, लेकिन डींगे हाँकने में क्या जाता है। मुनीर ने फर्जी बहादुरी की डींगे हाँक दी और एक तरीके से बलूचों को चुनौती दे दी। अब लगातार बढ़ते हमलों के लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार माना जा रहा है और कयास तो ये भी लगा रहे हैं कि अब मुनीर को ही रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली गई है। आसिम मुनीर के तीनों सेनाओं का सुप्रीम यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का ख्वाब अब एक तरीके से उस पर ग्रहण लग गया है। मुनीर को सीडीएफ बनाने की 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था सीडीएफ बनाने को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर साइन ही नहीं किया है और इससे पहले ही शहबाज 26 नवंबर को बहरीन चले गए और फिर 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था और इसके तहत आसिम मुनीर को
तीनों सेनाओं का चीफ यानी कि सीडीएफ बनाया जाना था और इस पद के मिलते ही मुनीर की ताकत कई गुना बढ़ जानी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी अपने हर फैसले के लिए एक तरीके से मुनीर का मुंह देखना पड़ सकता था। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मुनीर को मिल जाती और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मुनीर जैसा मुल्ला टाइप का कोई आदमी आर्मी चीफ की एक तरीके से या यूं कहें कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कुर्सी पर बैठे और इसीलिए अब उसे हटाने की तैयारी की जा रही है। वैसे असीम मुनीर का 3 साल का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो गया है और नया नोटिफिकेशन जारी होने की जो तारीख थी एक तरीके से वो भी निकल चुकी है और नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से टेक्निकली मुनीर अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं। अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, इसको लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री की एक जरा दलील सुनिए। तो इस्लामाबाद के हुक्मरान चाहे कुछ भी कहें लेकिन सच जो है वो सामने दिख रहा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को चेताया है कि मुनीर को सर्वे सर्वा बनाने पर वो सिर्फ फोटो खिंचाने के पीएम रह जाएंगे और बाकी सारी ताकतें मुनीर के पास चली जाएगी। सिर्फ मुनीर की कठपुतली बनकर अगर रहना है तभी आप उनको सीडीएफ बना सकते हो मुनीर को। वैसे भी शहबाज शरीफ कौन से अभी बड़े तीसमार खान हैं, मुनीर की कठपुतली ही हैं, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान के फौजी जनरलों की तानाशाही के खुद भुक्तभोगी रह चुके हैं और इसीलिए वो अपने भाई को आगाह कर रहे हैं। 1999 में मुशर्रफ ने रातों रात शरीफ को इस्लामाबाद की गद्दी से हटाकर पाकिस्तान से भी तड़ीपार कर दिया था और इसीलिए नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को यह कहा है कि मुनीर को दूर ही रखने में फायदा है, वरना पूरे शरीफ खानदान का हश्र भी इमरान खान की तरह होना तय है। लिहाजा शहबाज शरीफ ने भी बैग पैक कर लंदन भागने में ही अपनी भलाई समझी। पाकिस्तान अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पे अलग अलग तरह की कमेंट्री चल रही है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार सुनिए कि इस सब घटनाओं को लेकर पाकिस्तान में क्या कयासबाजी हो रही है। तो पाकिस्तान का एक तबका ये मान चुका है कि आसिम मुनीर का पत्ता साफ होने वाला है और वो कह रहे हैं कि भाई अगर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आगे होगा कि नहीं ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता और ये कोई इतनी छोटी मोटी अपॉइंटमेंट तो थी नहीं कि जिसको कि टाला जा सकता है। भाई आसिम मुनीर का मामला है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नियुक्ति का मामला है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस तरीके से भाग लेना या प्रधानमंत्री का अनौपचारिक यात्रा पर चले जाना और आसिम मुनीर की नियुक्ति को अधर में लटका देना, यह सब बताता है कि आसिम मुनीर को लेकर शरीफ जो बंधु हैं वो क्या सोच रहे हैं। असल में इमरान खान को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान की जो शीशा लेदर हो रही है उसके लिए भी मुनीर को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। अडियाला जेल में इमरान खान को लेकर अब तक सस्पेंस कायम है। हफ्ते भर से इमरान खान की बहनों से लेकर पीटीआई सपोर्टर सब अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान के जिंदा या कत्ल कर दिए जाने का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। इस बीच इमरान खान की बहन अपने भाई की खैरियत का पता लगाने के लिए दुनिया भर में गुहार लगा रही है। तो ये उस शख्स की बहन है जो कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा है, जिसने पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनवाया, पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया। वो पाकिस्तान कितना एहसान फरामोश है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वही इमरान खान 2 साल से जेल में है और तो और मुनीर के ऑर्डर पर इमरान खान को जेल में ही कत्ल किए जाने का अब वहां दावा किया जा रहा है। दुनिया भर में हो रही बेइज्जती से पाकिस्तानी किस कदर बिलबिलाए हैं और इसे शहबाज सरकार के एक और मंत्री के जुबानी जहर से आप समझ सकते हैं। एक बार सुनिए। तो जिस शख्स को आप सुन रहे थे वो पाकिस्तान की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का ओहदा रखता है, लेकिन इसकी बिलबिलाहट बता रही है कि इमरान खान को लेकर जो अफवाहें चल रही है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई है। इसीलिए इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हलक सूख रहा है। मुनीर एंड कंपनी इस हद तक गिर चुकी है कि इमरान की सियासत को परमानेंटली ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है। गिनती के 4 सूबे वाले पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहां इस्लामाबाद की हुकूमत गवर्नर रूल लगाने की तैयारी कर रही है और दलील यह दी जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अब इसकी असली वजह क्या है जरा उसको समझिए।
असल में खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की पार्टी का राजनीतिक गढ़ है आज की तारीख में। मौजूदा वक्त में यहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही बात आसिम मुनीर को हजम नहीं हो रही और इसी से बौखलाकर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान की पार्टी की सरकार बर्खास्त करने का फैसला लिया जा रहा है। इस पूरे कबायली इलाके में इमरान खान के लाखों सपोर्टर हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि खैबर में सरकार बर्खास्त करने के मुनीर के फैसले से पाकिस्तान में बहुत बड़ी आग लग सकती है। अब सवाल यह है कि इसकी टेंशन हम क्यों लें? पाकिस्तान के टुकड़े हों या आतंकी मुल्क में बारूद बरसे, हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए? तो हमें इसलिए फिक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी अस्थिरता बढ़ती है तब तब भारत के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो कैंट हैं या कैंटोनमेंट एरिया हैं या यूं कहिए कि वहां के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं वहां भारत के खिलाफ साजिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने घर में लगी आग बुझाने की बजाय दूसरे के आंगन में या दूसरे के घर में आग लगाने में यकीन करता है। पाकिस्तान में फिर गृह युद्ध जैसी टाइमलाइन बनने लगी है, उसी तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर पाकिस्तान जब जब अस्थिर होता है, हमने देखा है कि वहां के जो मिलिट्री हुक्मरान हैं वो किस तरीके से भारत में आतंकी हमले और भारत में तमाम तरह की साजिशों में संलिप्त हो जाते हैं। इसीलिए आतंकी मुल्क की साजिशें आकार लेने का खतरा बढ़ गया है और लोगों को एक लग रहा है कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान में उठापटक चलती रही तो इसका असर हिंदुस्तान पर भी दिखाई दे सकता है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कहां एसआईआर की मुहिम के चलते घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ रहा है। तो एसआईआर, बांग्लादेशी घुसपैठिए और बीएलओज की मौत पर इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। इस बीच बंगाल से आई आज की दो तस्वीरों को देखिए। एक ओर कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर बांग्लादेश से लगे हकीमपुर बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर लौटने को तैयार दिख रहे हैं। कोलकाता में जब चुनाव आयोग के दफ्तर शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तभी बीएलओ फोरम के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे। पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और इनकी मांग यह है कि एसआईआर की डेडलाइन को 2 महीने के लिए और बढ़ा दी जाए और साथ ही इनकी ड्यूटी के दौरान अगर मरने वाले जो लोग हैं, जो कहा जा रहा है कि तथाकथित तौर पे खुदकुशी कर रहे हैं, उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए। इधर बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो बीएलओ के लोग नहीं हैं, बीएलओ नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी के कैडर हैं। ये ममता बनर्जी का कैडर है, ये लोग बीएलओ नहीं है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईआर प्रोसेस रुक जाए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी और मृत वोटर, शिफ्टेड वोटर को रह दिया जाए और उस वोटर से 26 का इलेक्शन हो। वैसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज इसलिए इन लोग आए हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एसआईआर होगा और 26 का इलेक्शन एसआईआर का जो रोल, वोटर रोल होगा, उसी में होगा। तो चुनाव आयोग बार बार ये जोर देकर कह रहा है कि सही और शुद्ध वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है और इस एसआईआर का खौफ किस कदर बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के बीच में है। जब इसकी पड़ताल करने के लिए एक बार फिर हमारी टीम हकीमपुर बॉर्डर पहुंची तो डर हमें वहां देखने को मिला। बच्चे, महिलाएं, युवा सब अपना सामान बांधकर सब आउटपोस्ट पर बैठे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें यहां से बांग्लादेश जाने का मौका मिलेगा। जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। देखिए हकीमपुर बॉर्डर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम हाकिमपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ देखेंगे आप तो तमाम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। आप लोग जाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? जाने के लिए आए हैं आप लोग? जी। कहाँ से आए हैं आप? खिदिरपुर। खिदिरपुर। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी बांग्लादेश जा रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले का
मतलब बांग्लादेश से आप आए थे? हाँ, कब आए थे, कितने साल पहले? 4 बছর आ गया। 4 साल हो गया। और यहाँ आके कहाँ रुके थे? खिदिरपुर। खिदिरपुर में। तो कैसे आए थे आप लोग यहाँ पे, किस तरीके से आए थे, कौन लेके आया था आप लोगों को? লুকে লুকে নিয়ে এসেছিল। हाँ, লুকে নিয়ে এসেছিল। आप लोग को लेके आया गया था? हाँ, कौन लेके आया था? অত বলতে পারছি না। आपको नहीं? आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? खिदिरपुर। खिदिरपुर से ही आए हैं। तो आप लोग सब साथ में आए थे? नहीं, हाँ, आप कितने साल पहले आए थे? हम 1.5 साल पहले आए थे। 1.5 साल पहले आए थे। कैसे आए थे, किस रास्ते से आए थे? वो नहीं पता, आए साथ। कौन लेके आया था आप लोगों को यहाँ पे? वो मेरा शादी हो गया, मेरा दूल्हा आया। अच्छा, आपका दूल्हा लेके आया था, आपकी शादी यहाँ हो गई थी? वहाँ बांग्लादेश हुआ था। अच्छा, वहाँ फिर यहाँ आ गए थे आप लोग। तो ये किस रास्ते से आए थे, जमीन से आए थे, नदी से आए थे, कैसे आए थे? वो नदी से आए थे। नदी पार करके आए थे? क्या नाव में आए थे आप लोग? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जब आए थे तो क्या किसी ने मदद की थी या फिर कुछ पैसा लिया था, या आप लोग कैसे आ गए थे यहाँ पे? कि मेरे अब्बा का साथ आए थे, तो उन लोग चला गया, हम जा नहीं पाए, तो वो सब जानता है, हम नहीं जानते भाई। मतलब वो पहले चले गए थे? हाँ, वो पहले चले। और आप लोग यहाँ बच गए थे? हाँ, तो क्या लैंड रूट से आए थे या पानी से आए थे? हम पानी से आए थे। पानी से। और रुके कहाँ थे आप लोग यहाँ पे? खिदिरपुर। तो अब डर लग रहा है आप लोग को, SIR जब चालू हुआ इसीलिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ, इसलिए जा रहे। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो बांग्लादेशी मूल के हैं और अब जो है यहाँ से वापस की तरफ जा रहे हैं अपने सामान लेकर, अपने जो तमाम जो रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे जमा किए थे। खिदिरपुर बता रहे हैं कि खिदिरपुर में रुके हुए थे। तो पश्चिम बंगाल से इस तरह की रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं आई है। नवभारत ने आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे ऐसे तमाम बॉर्डर इलाकों से इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी हमने आपको दिखाई है, जिसमें कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वहां पर बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब बॉर्डर आउटपोस्ट से उनको बांग्लादेश में जाने का मौका मिले। और इनकी संख्या हमने आपको हर बार दिखाई है कि सैकड़ों की तादाद में है हर बॉर्डर पे। और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी सीमा पर ऐसे सैकड़ों बॉर्डर आउटपोस्ट हैं जहां पर कि ऐसे ही बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इस समय मौजूद हैं बोरिया बिस्तर बांधकर। आप सोचिए कि इनकी तादाद क्या है। पिछले महीने भर से करीब करीब देखा जाए तो इस तरीके से भागने का सिलसिला जारी है बांग्लादेशियों का। और आप सोचिए कि इसी SIR का विरोध हो रहा है। ये सब इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि SIR की वजह से जब इनके डॉक्यूमेंट चेक करने की नौबत आएगी तो इनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, और इसीलिए भाग रहे हैं। और ममता बनर्जी सरकार इसी बात का विरोध कर रही है कि SIR क्यों किया जा रहा है, SIR की वजह से BLO की जान जा रही है और अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि इसी SIR की वजह से ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी हैं वो आज अपने देश भागने को मजबूर हो रहे हैं। ये बात यहां स्पष्ट करना चाहिए ममता बनर्जी सरकार को कि क्या वो चाहती हैं कि ये सारे बांग्लादेशी इसी तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बने रहें। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहां पर बाकायदा वोटर लिस्ट बना लिया है। वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वोटर ID कार्ड है उनके पास। और बहुत सारे लोगों ने हमारे ही कैमरे पे खुलकर ये कहा कि उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उनके पास वोटर ID कार्ड भी है। और कई लोगों ने तो कैमरे पर इस स्वीकारने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दे रखे हैं ताकि उनके लिए जो है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार किए जा सके। आप सोचिए कि इस तरह का गड़बड़झाला जहां चल रहा हो और दशकों से चल रहा हो, वहां अगर आज SIR के जरिए वोटर लिस्ट को वेरीफाई करके उसका शुद्धिकरण का काम चल रहा है, इस पर क्यों इसका विरोध होना चाहिए? लेकिन विरोध चल रहा है क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं, ये किसके वोटर हैं ये समझने वाली बात है। और जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता है कि ये सारे अवैध घुसपैठिए ये सब उनके वोटर हैं, इनके होने से उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो कहीं बेहतर होगा। कहीं इस उम्मीद में तो इनको नहीं बसाया जा रहा है। 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से ये पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, बेखौफ रह रहे थे। सिर्फ एक SIR की प्रक्रिया के बाद
अगर लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी भागने को आज तैयार दिख रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर ठीक से नागरिकता की जांच हो तो बंगाल में कितने लोग सामने आए। तो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर ममता सरकार जो सवाल उठा रही है, उसका जवाब आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दायर करके दिया है। बाकायदा एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल निहित राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। एसआईआर पूरी तरीके से संवैधानिक है, एक नियमित प्रक्रिया है और ये दशकों से चली आ रही है, टाइम टू टाइम होती रहती है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने एसआईआर की वैधता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है और जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने सारी बातें कही है। आयोग का यह भी दावा है कि 12 राज्यों में 99.72% जो मौजूदा मतदाता हैं उनको प्री फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 45 करोड़ फॉर्म यानी कि करीब करीब 88% जो फॉर्म हैं वो अब तक डिजिटल किए जा चुके हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां भी 96.3% फॉर्म ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। यानी कि किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इसको पेश किया जा रहा है इस तरीके से कि एसआईआर वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको कि बीएलओ आप कह रहे हैं, जो कि इस प्रक्रिया में एसआईआर की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, उनके ऊपर जैसे कोई बड़ा जुल्म किया जा रहा है। 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर की आखिरी तारीख 11 दिसंबर की है। तो एक तरफ बंगाल में अवैध बांग्लादेशी एसआईआर के भय से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी से अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी से के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर लखनऊ के कई इलाकों में लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान के लिए पुलिस की टीम जो है अब अलग अलग स्लम्स एरिया में जा रही है, जो झुग्गी झोपड़ी बने हैं वहां जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहां पहुंची हुई है। तमाम जो लोग जो है इन स्लम्स में रहते हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनके जो डेटाज हैं, जो आईडी कार्ड्स हैं, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की टीम जो है इनसे पूछताछ कर रही है। आप देखिए किस तरह से पुलिस के जवान जो है यहाँ पूछताछ करें। आईडी जमा किया, पासबुक जमा किया, बस करने में काम हो गया। काम कर रहे हैं, घर घर का कूड़ा उठाते हैं, बस इतना ही उन लोग का है। उन लोग का खास कोई जिम्मा नहीं है, फोन नहीं करते इसे काम के लिए। उसका मतलब नहीं यार, कोई ना कोई माई बाप होगा ना आप सबका, किसी ना किसी के। हाँ, मतलब 2-4 साल पहले ठेकेदार सिस्टम होता था। ठेकेदार वहाँ से लोग लाते थे, काम कराते थे। अब वो बंद हो गया ना और सिस्टम खत्म हो गया। आपने बताया ना, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो आई कार्ड्स है, आईडी कार्ड्स है, उनके जो उनके आधार कार्ड्स हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। मैक्सिमम जो इलाकों में रहते हैं वो असम और बरपेटा के रहने वाले हैं, तो उनको पुलिस जो है वो उनके आईडी कार्ड्स को, उनके आधार को कार्ड्स को चेक करती है। जब हमने यहाँ पे चेकिंग करी तो पाया गया इसमें ज़्यादातर आसाम के कामरूप और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के बने हुए पैन कार्ड हैं और आधार कार्ड हैं। तो एक बार हम वहाँ के संबंधित थाने से भी पत्राचार करके इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्या वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं भी या नहीं है। क्या नाम आपका? रमेशुद्दीन। क्या? रमेशुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो आप? आसाम, बरपेटा के रहने वाले हो। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा? आधार वगैरह होगा? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एनआरसी सब है। हाँ। पुलिस ने क्या पूछताछ किया आप लोगों से? वही पूछताछ किया, क्या आधार कार्ड क्या क्या है, वो जमा कर दिया, लेकर गया है। वो 1 घंटा में बुलाया चौकी में कि चौकी में आओ। अच्छा, आपसे पूछताछ हुई है? क्या नाम आपका? अतवर रहमान। अतवर रहमान। आप भी असम बरपेटा के रहने वाले? आसाम में नलबारी डिस्ट्रिक्ट। नलबारी के रहने वाले। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 3 लोग। असम के कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पे कुल 18 से 20 होगा। 18 से 20 लोग रहते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया देश के तमाम राज्यों में चल रही है और ये देखिए इत्तेफाक की जो ज्यादातर जगहों पे इस तरह के संदिग्ध लोग मिल रहे हैं, उनमें से जो उनके दस्तावेज हैं या तो पश्चिम बंगाल या असम के दिखाई दे रहे हैं और यही वो 2 राज्य हैं जहां पर की घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा रही है और घुसपैठ का सबसे जो बड़ा रास्ता रहा है वो यही दोनों स्टेट हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं और दशकों से वहां से अवैध घुसपैठ का काम चलता रहा है। अब जब इसकी जांच हो रही है तो इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इनके दस्तावेजों की बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के दस्तावेज बनाकर घुसपैठिए इस देश में दशकों से टिके हुए भी हैं।
तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.